तो बच्चों आज की क्लास में हम पिछली क्लास का जो था टॉपिक बचा वो उसको कंप्लीट करेंगे, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसी के अंदर एक चीज आती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल है, मैं आपको एक क्या कहते हैं टेबल के हेल्प से बताऊंगा। एक्चुअली एक टेबल होती है जिसके अंदर मैं कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स रखता हूँ, मतलब एक ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड रखता हूँ जिस दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी जो गिवन है आपको रिसोर्सेज, उनसे क्या कॉम्बिनेशन गुड्स का हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मानो पॉसिबिलिटी का नाम दे दिया मैंने, पॉसिबिलिटीज। यहाँ मैंने कॉम्बिनेशन के नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ जी, राइट। इसके अंदर मान लो मैं एक आइटम बना रहा हूँ, गन्स। गन्स इन यूनिट लिखा है मैंने, ठीक है। ये बुक का एग्जाम्पल यूज कर रहा हूँ मैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं, बटर, बटर भी क्या है, इन यूनिट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया टर्म सीखोगे आप, MOC, फिर आप सीखोगे MRT। मैं आपको बता देता हूँ ये एक्चुअली क्या है, इससे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कॉम्बिनेशन। तो देखो क्या है, पहला कॉम्बिनेशन ये है कि अगर मैं बटर जो है ना 0 यूनिट प्रोड्यूस करता हूँ, तो आई हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस 21 यूनिट्स ऑफ गन। अब इसी में अगर क्या कहते हैं, अगर मैं 1 यूनिट बटर की प्रोड्यूस कर रहा हूँ ना, तो मैं 20 की कर पाऊंगा इसकी यूनिट, क्योंकि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी तो ऑटोमेटिकली घटेगी, क्योंकि मैंने अपने रिसोर्सेज इसको प्रोड्यूस करने में लगा दिए। फिर ऐसे ही क्या कहते हैं, अगर मैं 2 बटर करता हूँ तो यहाँ ना क्या कहते हैं, मेरे जो गन्स है वो सिर्फ 18 प्रोड्यूस हो रही है। सिमिलरली अगर मैं 15 गन्स प्रोड्यूस करता हूँ तो मेरे पास क्या कहते हैं, ये 3 हो जाएगी। 3 के बाद मान लो ये 4 है तो ये 11 हो जाएंगे। जैसे मैंने लास्ट क्लास में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर वाला एक एग्जांपल लिया था, वैसे यहाँ पे गन्स एंड बटर का एग्जांपल ले लिया। यहाँ पे अगर मैं 5 बटर यूज करता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ 6 बन पाएंगी, और 6 बटर और यहाँ पे 0 गन्स, राइट। अब बात आती है MOC क्या होता है। तो देखो ये तो एक्चुअली एक कॉम्बिनेशन बन गया कि सी कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप उन गिवन रिसोर्सेज के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर आप 18 गन्स प्रोड्यूस कर सकते हो और क्या कहते हैं 2 बटर। ठीक है, तो ये चीज, ये कॉम्बिनेशन बन गया। अब बात आती है ये MOC क्या होता है। देखो MOC की फुल फॉर्म है आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। और ये है आपका, ये तो भी आपको बताता हूँ मैं, ये मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी मैं आपको ये दोनों चीजें डिफाइन करके बताता हूँ, उसके बाद हम इसको फिल करेंगे। तो देखिए मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक्चुअल में क्या होती है, इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सैक्रिफाइस टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। अब आप यहाँ पे देखो, अभी स्टार्टिंग में एक भी कमोडिटी क्या कहते हैं, एक भी बटर नहीं था, यहाँ पे 21 गन। अब आपको अगर एक बटर प्रोड्यूस करना पड़ा ना, तो उसकी वजह से कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी गन आपको, एक। तो क्या कहते हैं इस केस में ये जो MOC है ना, ये बन जाएगी इसकी 1, राइट। इसके बाद क्या कहते हैं, यहाँ पे, यहाँ पे तो आपने कोई भी बटर नहीं किया तो कुछ भी आपको सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा क्योंकि 0 बटर है, और ये तो इसकी MOC होगी 1। जब बात करते हैं इसकी, अगर आपको देखो बटर प्रोड्यूस करना पड़ा एक एक्स्ट्रा, तो इस एक एक्स्ट्रा बटर प्रोड्यूस करने की वजह से आपको कितनी यूनिट्स ऑफ गन्स को सैक्रिफाइस करना पड़ा, देखो 20 से 18, 2, तो इसकी MOC हो गई 2। अब ऐसी एक एडिशनल यूनिट 2 से अगर आप 3 बटर बनाना चाहते हो तो आपको कितने क्या कहते हैं, एक एडिशनल बटर को प्रोड्यूस करने की वजह से कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी, यहाँ पे या आपको 3 सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पे 4 सैक्रिफाइस होगी, फिर नेक्स्ट वाले में 5 सैक्रिफाइस होगी, अगले वाले में पूरी 6 सैक्रिफाइस हो गई। अब आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी केस आएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं PPF का, फ्रंटियर का, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बोल रहे हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर बोल लो, तो हमेशा ये MOC जो होगी ना, ये हमेशा इंक्रीजिंग होगी, ध्यान रखना। दिस विल ऑलवेज बी इंक्रीजिंग इन केस ऑफ PPF, तो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी नोटेड। तो अब इसके बाद ये वाली जो टेबल है ना, ये
012 ये मैंने इसकी बनाई है, इसके अंडर में लिखना आप लोग। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में क्या है, बहुत सिंपल सी चीज है, इसको एमआरटी से डिनोट करते हैं। और ये जो एमआरटी है ना, ये सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो ये क्या है, इसका एक फॉर्मूला है, यूनिट्स सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन, राइट। अब इस केस में ही ले लो, आपकी एमआरटी क्या बनेगी। देखो यहाँ पे तो हम क्या कहते हैं, कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, फर्स्ट केस में तो हम कुछ सैक्रिफाइस ही नहीं कर रहे, तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, राइट। अब यहाँ पे एमआरटी क्या बनेगी, देखो फर्स्ट केस में आपने क्या किया, एक गन सैक्रिफाइस करी है, यहाँ से नीचे आने में देखो कितनी करी है, एक गन सैक्रिफाइस करी है, और एडिशनल में भी चेंज कितना है, 1 का। तो ये क्या होगा, 1 गन इज टू, रेशो को देखो ये जो डिवाइड का साइन है मैंने ऐसे लिख दिया, 1:1B, ठीक है। तो ये आप इसको लिख सकते हो 1 गन रेशो 1 क्या कहते हैं आपका बटर। नेक्स्ट केस में देखो आपने कितनी यूनिट्स को सैक्रिफाइस किया भाई, 2 यूनिट को, तो 2 यूनिट सैक्रिफाइस करने पे 1 का गेन हुआ है, तो ये 2 गन सैक्रिफाइस्ड ऑन 1 बटर। सिमिलरली ये रेशो आ गया, इसके बाद यहाँ पे 3G1B, फिर ऐसे ही आपका 4G1B, 5G1B, 6G1B। तो ये आपका बन गया। अब जरूरी नहीं है कि हर केस में ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही हो, कम ज्यादा भी हो, मतलब कम तो नहीं है, ज्यादा थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर। और क्या कहते हैं, ये साइड 1 भी है, तो क्योंकि एक एक का चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए 1 भी, तो दिस कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। इस केस में आपकी एमआरटी क्या होगी, यूनिट्स चेंज इन यूनिट्स, मतलब यूनिट सैक्रिफाइस्ड अपॉन यूनिट्स गेन, इसको रेशियो में लिख देंगे, तो इसको बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसकी डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है, क्या है वो, रेशियो एक्चुअली किसका, नंबर ऑफ यूनिट्स का जो सैक्रिफाइस्ड हुई है, और एडिशनल गेन जो हुई है, यूनिट्स गेन इन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर क्वांटिटी, मतलब सैक्रिफाइस टू गेन एन एडिशनल यूनिट, आपको एक एडिशनल यूनिट को लेने की वजह से कितनी आपने यूनिट सैक्रिफाइस करी है, उसका क्या कहते हैं, रेशियो। तो हमें सिर्फ इसमें इतना ही देखना था टेबल के अंदर। तो ये जो टेबल बनाई है ना मैंने, इसको हम प्रॉपरली क्या कहते हैं, कॉलम वाइज लिख सकते थे, ऐसी थी, ये एमआरटी की टेबल थी, ये मैंने डिफाइन कर दिया है यहाँ साइड में, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, ठीक है। अगर इसको कभी डिफाइन करने के लिए आएगा तो ये आप अपनी लैंग्वेज में इसको बना सकते हो कि क्या कहते हैं, whenever the possible combination are represented in a table, मतलब आप क्या कहते हैं, possible combination of two goods that can be produced with given resources and technology are represented in a tabular form, it is known as production possibility schedule। अब इस production possibility schedule से ही ना हम लोग पता है क्या बनाने वाले हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर, ये अपनी कॉपी के अंदर मेंटेन रखना, अभी इसी की हेल्प से हम लोग बनाएंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो देखो कर्व बनेगा कैसे, इसको ध्यान देना है यहाँ पे, क्या कहते हैं, आपको नॉर्मली ग्राफ लेना है, इस ग्राफ में क्या कहते हैं, चीजों को पुट करेंगे हम लोग, ये ग्राफ ऐसा है, ये यहाँ पे इतना, यहाँ पे मैंने ऐसा किया है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे ना मैंने बटर ले लिया, बटर इन यूनिट्स में लिया है, ठीक है, यूनिट्स में। सिमिलरली यहाँ पे मैंने 3 3 के गैप में लिया है चीजें, 3 6 9 12 15 18 21, ठीक है। देखो पहले मैंने आपको बताया था 0 पे 21, तो देखो पहले वाले में क्या था, 21 गन था, यहाँ पे देखो ये गन है, ये भी इन यूनिट्स है। तो अगर एक कॉम्बिनेशन पहला क्या था, 21 गन्स एंड 0 बटर, तो यहाँ पे देखो 21 गन का तो ये हो गया, 0 बटर देखो यही आ रहा है, तो पहला पॉइंट हो गया एक तरह से आपका 0,21, राइट, तो ये यहाँ पे प्लॉट हो गया। नेक्स्ट वाला जब आप 2 पे जा रहे थे, तो देखो जब आप 2 पे जा रहे थे, क्या कहते हैं, सॉरी 1 पे, जब आपने फर्स्ट एक बटर प्रोड्यूस किया तो वो कितनी हो गई थी, वो हो गई थी आपकी लगभग 20, ठीक है, 1 पे हो गया था 20, उसके बाद ऐसी जब आप क्या कहते हैं 2 पे गए तो ये हो गया था 18, 2 पे 18,
तो ऐसे ही क्या कहते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं 6 पे 0 था। जब आप 6 बटर प्रोड्यूस करो तो गन कितनी, 0। जब आप 5 प्रोड्यूस कर रहे हो तो गन कितनी, 5 पे थी 6। अब क्या कहते हैं, जैसे अगर आप ये 5 लेते हो, क्या कहते हैं 0 पे 6 हो गया, यहाँ पे 5 पे अगर आप कहते हो 5 बटर प्रोड्यूस, तो इस पे कितनी गन्स होंगी, 6। तो ये आप ग्राफ देखोगे 4 पे कितनी थी भाई, जब 4 बटर प्रोड्यूस करे थे तो 11, तो 4 पे आ गई थी 11 यहाँ पे। ऐसी 3 पे था आपका, जब आप 3 करोगे 15, 15 ही है। तो देखो ये तो कुछ भी नहीं है पॉइंट। तो ये जो है ये ऐसा कुछ जा रहा है ग्राफ, ऐसा बन रहा है ये ना, ऐसे कर्व सा बन जाएगा एक सीधा सीधा। ठीक है, अब इसमें काफी सारी चीजें जानने की है। ध्यान रखना भाई, ये बिल्कुल एक प्रॉपर कर्व सा बनेगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, दिस विल बी लाइक अ कर्व, ऐसे सी टाइप का कर्व बनेगा। ठीक है, तो ये आपका पीपीएफ बोलते हैं इसको हम बोलेंगे पीपीएफ ऑफ गन्स एंड बटर, पीपीएफ ऑफ गन्स एंड बटर। ठीक है, अब इसकी ना मैं नेमिंग कर देता हूँ। मान लो ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया यहाँ पे क्या कहते हैं, आप जितने भी नेम डालने हैं आपको, बी पॉइंट, सी, डी, ई, एफ, जी। तो ये मैंने नेमिंग डाल दिया जहां जहां पे पॉइंट्स हमने सेलेक्ट करे थे। अब देखो इसका, इसको हम पढ़ते क्या है, मतलब व्हाई वी आर स्टडिंग दिस। ठीक है, इसमें मतलब ग्राफ को देख के हमें पता क्या क्या चल रहा है ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज, दोनों बातें हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या प्रॉपर्टीज ऑफ पीपीएफ, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि पीपीएफ की कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी क्या है, सिर्फ दो है, सिंपल। आप एक बात सोचो, देखो अगर ये एक लाइन बनती है ऐसे, अगर मैं क्या कहता हूँ इस पे ना हर एक लाइन, हर एक पॉइंट पे स्लोप निकालो। स्लोप पता है कैसे निकलती है, टैंजेंट पास होके जाता है। अगर आप यहाँ का टैंजेंट बनाओगे ऐसा बनेगा, यहाँ का टैंजेंट बनाओगे और ऐसा बनेगा, यहाँ का और ऐसा टैंजेंट बन जाएगा। तो आप एक चीज देख रहे हो, ये जो टैंजेंट है ये बार बार नीचे हो रहा है, मतलब इस पॉइंट पे तो टैंजेंट ऐसा बना था, फिर जो इस पॉइंट पे मैं टैंजेंट बना रहा हूँ ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, फिर और ज्यादा हो गया, फिर ऐसा हो गया। तो ये देख रहे हो आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप जो है वो डाउनवर्ड होए जा रही है, पीपीएफ स्लोप डाउनवर्ड्स। मतलब इसकी जो स्लोप है ना वो कभी देखो कहीं ऊपर ऊपर ऐसे नहीं जा रही, कैसे जा रही है ये आपकी, डाउनवर्ड्स जा रही है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक तो यही होगी, डाउनवर्ड स्लोप का। ठीक है, तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक लिखो, तो दैट इज पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड। इसका रीजन देखो सिंपल सा है, स्लोप डाउनवर्ड का मतलब क्या है, अगर देखो डाउनवर्ड जाने का मतलब, देखो अगर आप ए को, ये देखो इधर मूव हुआ, यानी कि देखो यहाँ यहाँ जाते जाते हम ये जो बटर है ना, बटर को तो इंक्रीज कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ देखो ए डिक्रीज हो रहा है, मतलब ए कह रहा हूँ ये गन्स हो रही है डिक्रीज। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप दूसरे गुड यानी ये वाला गुड, more of one good can be produced only by taking resources away from the production of another good। मतलब अगर आप यहाँ पे बेटा इसको इधर इधर बढ़ाते रहोगे ना तो ये तो ऑटोमेटिकली डिक्रीज होना ही है, जो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि एक गुड अगर आप बढ़ा रहे हो तो दूसरे गुड में से चीजें डिक्रीज होंगी। इसी वजह से ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये ऐसा डिक्रीजिंग सा ग्राफ बना हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला। इसमें दूसरी जो प्रॉपर्टी है जो इंपॉर्टेंट है वो है पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप देख लो, कॉनकेव आपको कॉन्वेक्स और कनकेव का मतलब तो पता है, जहां पे केव बनती है दिस इज कॉनकेव, एंड ये दूसरी साइड केव बनती है तो ये होता है आपका, देखो इस साइड में ये वाली हो गई कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो ये केव वाला पार्ट है ना, ये हो गया कॉनकेव। अगर आप देखोगे इस डायग्राम को ये ऐसा है, तो ये ओरिजिन से देखो केव सी बना रहा है अंदर की तरफ, तो इसको हम बोलेंगे कॉनकेव शेप्ड। अब बात आती है कॉनकेव शेप्ड क्यों है, इसका रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज ऑफ increasing marginal rate of ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट, दैट इज इसका मतलब मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वन कमोडिटी
आर सैक्रिफाइस्ड टू गेन है, यहाँ पे मैं यहाँ लिख देता हूँ, टू गेन एन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर कमोडिटी। स्पेस की कमी की वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो इसका मतलब सिंपल है, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। जैसे ही आप एक एक एडिशन कर रहे हो ना, यहाँ पे सिर्फ एक का एडिशन किया तो देख रहे हो आप एमओसी थोड़ी ज्यादा आ रही थी। टेबल अगर ध्यान दोगे तो टेबल में एमओसी की वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़े जा रही थी, तो उसी की वजह से जो एमआरटी है, एमआरटी भी बेटा देखते हैं आप, वो कंटिन्यूसली इंक्रीज ही हो रहा था। तो इंक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये ग्राफ बनेगा आपका कनकेव शेप। नाउ लिसन, अब क्वेश्चन पता है क्या अराइज होता है, ये तो मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन से बना दी। क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या हमारी इकोनॉमी, मतलब जैसे अगर मैं किन्हीं भी दो प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूँ हमारी इकोनॉमी के अंदर, क्या वो हमेशा पीपीएफ को फॉलो करते हैं? क्या मतलब एवरी टाइम क्या कहते हैं, ये जो है हमारा इकोनॉमी जो है वो पीपीएफ पे ऑपरेट करती है? मतलब क्या ये फिक्स्ड है, ऐसा हमेशा होएगा? तो आंसर इसका है नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो क्या कहते हैं आप, इसका क्वेश्चन, एक्चुअली क्वेश्चन ये आ सकता है, वेदर economy will always operate on PPF। तो देखो इसके लिए मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। देखो रही बात इसकी, ये ये वाला पार्ट, यानी अगर मैं ये 3 प्रोड्यूस कर रहा हूँ बटर, तो मैं कितनी गन्स प्रोड्यूस कर सकता हूँ? 15। मेरे पास रिसोर्सेज ही इतने हैं कि अगर मैं 15 गन कर रहा हूँ तो मैं 3 ही बटर प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अब इस कर से अगर मैं कोई बाहर का पॉइंट ले लूं, मान लो ये पॉइंट ले लिया मैं, तो इस पॉइंट के हिसाब से मैं 15 तो गन कर रहा हूँ और 5 बटर, यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतने मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है। मैंने आपको एजम्पशन में लिखवाया था रिसोर्सेज हमारे पास रहेंगे फिक्स्ड। अगर आप यहाँ पे 15 गन प्रोड्यूस कर पा रहे हो तो मैक्सिमम आप 3 बटर प्रोड्यूस कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है, बट मैक्सिमम कितने बटर प्रोड्यूस हो सकते हैं? 3। तो यानी कि इसके आउटसाइड अगर कोई पॉइंट आता है, पीपीएफ के बाहर का कोई पॉइंट आता है, तो वो अनअटेनेबल कंडीशन हो जाएगी भाई। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? अनअटेनेबल, मतलब ये हम अटेन ही नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल कंडीशन हो गई। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो कर्व पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऐसे अगर मैं अपने रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूज करूं प्रोडक्शन के लिए, तब जाके मैक्सिमम इतना प्रोडक्शन हो सकता है। अब यानी कि ये हो गई अनअटेनेबल कंडीशन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, किसी वजह से मैं एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रहा रिसोर्सेज को, ठीक है, एफिशिएंटली मैं यूज नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, मान लो मैंने 15 तो गन बना दी, बट मैं इनएफिशिएंटली रिसोर्सेज मेरे यूज हो रहे हैं, इस वजह से सिर्फ मैं 2 ही बना पाया बटर। लेकिन ऑप्टिमम यूज करता अगर मैं रिसोर्सेज का, तो मेरी 3 बटर बच जाते। तो यानी कि क्या ये अटेनेबल है? हाँ, दिस इज ऑल्सो अटेनेबल। अटेनेबल मतलब ये अचीव कर सकते हैं हम। और ये कब अचीव होगा? जब आप क्या कहते हैं इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का। और अगर आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर लेते हो ना, यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, तब आप इस वाले क्या कहते हैं कर्व पे आते हो। तो एक्चुअल में ये जो आपका पीपीएफ है ना, ये आपको क्या कहते हैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो पहला पार्ट कौन सा होता है? पहला पहला पॉइंट होएगा इकोनॉमी, इसको मैं लिख देता हूं। तो देखिए आप इससे ये बात पता लगा सकते हो कि इकोनॉमी ना क्या कहते हैं पीपीएफ पे तभी ऑपरेट करेगी व्हेन रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, यानी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन अगर उसका हो रहा है, तभी क्या कहते हैं हम बोलेंगे क्या होगा, क्या कहते हैं ये जो है ऑपरेट करेगी पीपीएफ पे। एक बात का ध्यान रखना, इसी कंडीशन को हम पता है क्या बोलते हैं, ये एक अटेनेबल कंडीशन है, मतलब वी कैन अचीव दिस कंडीशन। साथ ही साथ ये अटेनेबल के अंडर एक सब हेडिंग आती है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, आप इसको कब अटेन कर सकते हो? जब आप ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करोगे रिसोर्सेज का।
नाउ कम्स टू द सेकेंड पॉइंट। देखिए इसमें क्या है, इकोनॉमी जो है ना, क्या कहते हैं, ऑपरेट कर सकती है इसमें जब, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज अगर आप फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। तो मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया ना, यानी इस कर्व के अंदर जितने भी हैं ये सब अटेनेबल पॉइंट्स हैं, और कर्व के ऊपर भी जितने पॉइंट्स हैं ये भी क्या है, अटेनेबल पॉइंट्स है। मतलब हम इसको अचीव कर सकते हैं। और ये कब अचीव होते हैं भाई, जब हमारे, क्या कहते हैं, रिसोर्सेज को हम फुल्ली और एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते। तो दिस इज ऑल्सो एन अटेनेबल कंडीशन। एंड, और ये कब होती है इसका ध्यान रखना, ये होता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब इसमें हम थर्ड पॉइंट और पढ़ेंगे, और क्या केस पॉसिबल है। तो लास्ट है इसमें इकोनॉमी, ये जो बाहर के पॉइंट्स है ना, पीपीएफ के बाहर के पॉइंट्स, इस पे पॉसिबल ही नहीं है इसका ऑपरेट होना। रीजन इसका ये है कि आपके पास रिसोर्स की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर आप करोगे ना, तब जाके आप ये जो कर्व है इस पॉइंट को अचीव कर सकते हो, बट इसके बाहर नहीं। तो सिंपल है, इकोनॉमी कैन नॉट ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द पीपीएफ एज इट इज अनअटेनेबल। तो ये तो आपको बता ही दिया कि ये क्या है, ये है आपका अनअटेनेबल। अनअटेनेबल, राइट। अनअटेनेबल भी है, ये तो आपको क्लियर ही हो गया होगा। अनअटेनेबल कंडीशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये अटेनेबल कंडीशन है, ये भी अटेनेबल कंडीशन है, ये अनअटेनेबल कंडीशन, राइट। तो ये हो गया आपका अनअटेनेबल कंडीशन। तो ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन। अब हम लोग आगे के पार्ट्स करेंगे। अब हम देखते हैं कि पीपीएफ और एमआरटी में क्या रिलेशन है। एक्चुअली पीपीएफ और एमआरटी क्या चीज डिसाइड करती है, देखो। व्हेन आई टॉक अबाउट पीपीएफ एंड एमआरटी, तो इसमें ना बेटा दो केसेस आते हैं। क्या पीपीएफ स्ट्रेट लाइन बन सकता है? बन सकता है, बट स्ट्रेट लाइन पीपीएफ कैन बी अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मतलब ऐसे, ऐसे सीधी लाइन। अभी जो मैंने आपको बनाया कनकेव कर्व, तो ये पता है कब बन सकता है, व्हेन एमआरटी इज कांस्टेंट। अभी जैसे पिछले केस में आपको एमआरटी जो लिखवाई थी वो इंक्रीजिंग होती है, और अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक्स के रूल्स के हिसाब से एमआरटी जो होती है ना बेटा, वो आपकी इंक्रीज ही होती है। तो लेकिन अगर एमआरटी कांस्टेंट होती है तो आपका ये ग्राफ हमेशा स्ट्रेट बनेगा। दूसरा पॉसिबिलिटी आती है, क्या ये कॉन्वेक्स बन सकता है? कॉन्वेक्स कर्व, कॉन्वेक्स का मतलब हो गया ऐसा, ठीक है। तो क्या ये ऐसा बन सकता है कर्व? तो हाँ, लेकिन पता है कब बनेगा ये, उल्टे केस में, व्हेन एमआरटी इज डिक्रीजिंग, ठीक है। तो कन्वेक्स भी बन सकता है ऐसे केस में, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि, क्या कहते हैं, कभी ऐसी सिचुएशन अराइज होएगी ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे नोट लिख देना बेशक, द अबव सिचुएशन वोंट अराइज एज, क्यों अराइज नहीं होगी, एज एमआरटी ऑलवेज इंक्रीजेस। एमआरटी जो होती है ना बेटा, ये हमेशा इंक्रीज करती है, इसीलिए कनकेव कर्व भी बनने वाला है। बट फिर भी कोई पूछे कि अगर स्ट्रेट लाइन बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एमआरटी कांस्टेंट है। अगर कोई बोले कि भाई कॉन्वेक्स कर्व बन रहा है हमारा पीपीएफ, तो इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे कि भाई एमआरटी हमारी जो है ना वो डिक्रीजिंग है। टेबल में देखोगे ना, अगर आप एमआरटी वाले कॉलम में, वो इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग हो रही है। अगर उसी टेबल के अंदर देखो ध्यान से, क्या कहते हैं, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू होती तो आपका ग्राफ सीधा बनता। अगर वो वैल्यू डिक्रीजिंग होती कि जैसे ऊपर मान लो ऊपर हो गया 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो आपका कन्वेक्स कर्व बन जाता। आप इसको प्रैक्टिकली ट्राई भी कर सकते हो बना के। नाउ आप एक क्वेश्चन और अराइव हो सकता है कि पीपीएफ को हम ट्रांसफॉर्मेशन कर्व क्यों बोलते हैं। देखो ध्यान से, ये आपका पीपीएफ कुछ ऐसा बनता है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, यहाँ पे कुछ, यहाँ पे कुछ। एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो, अगर मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ पे, मान लो यहाँ पे 6 बटर बन रहे थे और 15, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 6 बटर और उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, मान लो 6 ये बन रहे हैं और
बन रही है 5, 5 बन रहे हैं गन, 6 बटर 5 गन, और यहाँ पे मान लो गन हो गई, बटर हो गए आपके 5 और गन हो गई यहाँ पे 9। तो ऐसे यहाँ पे मान लो ये होगी 4, एक सेकेंड, बटर कम किए गन बढ़ गई, हाँ, तो यहाँ पे 4 और ये क्या कहते हैं, ये हो गया आपका मान लो 15। तो आप यहाँ पे देखो आप क्या कर रहे हो, अगर आप इसको फॉलो करते हो, इससे दूसरी जगह जाते हो, इस कर्व को देख के, तो आप क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्म कर रहे हो एक्चुअली। यहाँ से आपने एक बटर कम किया ना इधर, तो आपने एक बटर को ट्रांसफॉर्म किस में करने की कोशिश कर दी, गन में। एक बटर कम हुआ, आपकी गन ज्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आप लिख सकते हो इसमें, इट इंडिकेट्स, यहाँ पे स्लोप ऑफ पीपीएफ इंडिकेट्स द ईज और डिफिकल्टी इन ट्रांसफॉर्मिंग वन गुड इनटू अनदर, ठीक है, इनटू अनदर। तो ये क्या कहते हैं, इसकी स्लोप ये भी बताती है कि क्या कहते हैं, हम गुड्स को कितने आराम से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीपीएफ एज ट्रांसफॉर्मेशन का। अब हम लोग इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट टॉपिक पे आने वाले हैं, और वो टॉपिक है चेंज इन पीपीएफ। देखो यहाँ पे मैं आपको चेंजेस बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताने वाला हूँ, इसको ध्यान देना। एक्चुअली जब मैं बात कर रहा हूँ चेंज की, तो मैं ना दो चेंजेस की बात कर रहा हूँ। एक होता है शिफ्ट वाला चेंज और एक होता है रोटेशन वाला चेंज। मैं कह रहा हूँ कि पीपीएफ का शिफ्ट होना, और दूसरी चीज मैं कह रहा हूँ उसका रोटेशन होना, ठीक है। दो टाइप के चेंजेस पॉसिबल है। जब मैं बात करता हूँ शिफ्ट की ना, तो शिफ्ट में दो टाइप की शिफ्ट है, एक है राइट वर्ड और दूसरी है लेफ्ट वर्ड। अब देखो जब मैं राइट वर्ड बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये है कि देखो ओरिजिनली आपका पीपीएफ ऐसा था, बट शिफ्ट मैंने कर दिया इधर राइट की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअली ये पीपीएफ आपका राइट में शिफ्ट कब होगा, सोचो। आपके ये जो पॉइंट्स है, अब ये पॉइंट्स ये हो गए, यानी अब आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो दोनों चीजें। और ये चीज पॉसिबल कब है, जब या तो आपकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई हो, या फिर ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हुई हो, या फिर दोनों चीजें हुई हो। तो आप क्या लिखोगे, राइट वर्ड शिफ्ट इज पॉसिबल when there is advancement of technology, और भी लगाना एंड भी लगाना, या तो कि ये चीज हुई होगी, या फिर क्या कहते हैं ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हुई है, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, या फिर दोनों, इसीलिए मैंने एंड लगा दिया। तो जब ऐसा हो जाएगा कि एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी हो गई और ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज हो गई, तो ऑटोमेटिकली आप ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हो भाई। ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आपका पीपीएफ राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। लेफ्ट वर्ड शिफ्ट जस्ट इसके ऑपोजिट है। अभी आपका पीपीएफ ये है, लेकिन अगर ये ऐसा बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, डिग्रेडेशन। व्हेन देयर इज डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, सीधी सी बात है, और डिक्रीज इन रिसोर्सेज, और या एंड डिक्रीज इन रिसोर्सेज, या आपके रिसोर्सेज कम पड़ गए, तो ये आपका लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा भाई। इस केस में हो रहा है राइट वर्ड शिफ्ट। तो ये हो गए आपकी शिफ्ट वाले पोर्शन, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं, भाई ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है, क्या पता भाई क्या कहते हैं, कुछ नेचुरल डिस्कवरी हो गई भाई नेचुरल रिसोर्सेज की, क्या कहते हैं बाहर से पैसा आने लग गया इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी के पास, तो उनके रिसोर्सेज बढ़ गए हो, या कहते हैं आपने लेबर फोर्स ज्यादा लगा दी है, तो ये सारे हो गए रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद डिग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में आप ये कर सकते हो कि भाई घाटा बहुत ज्यादा होने लगे, इन्वेस्टमेंट कम है कंपनी के पास और डिक्रीज हो रही है, तो ये लेफ्ट वर्ड में आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम रोटेशन की। देखो रोटेशन का मतलब क्या है, डायग्राम से समझो।
ये भी दो टाइप के हैं, यहाँ लेफ्ट और राइट का नहीं है, यहाँ पे है एक है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस और एक ऑन वाई एक्सिस। देखो बता दो, जैसे ये हो गया इसका ग्राफ, मानो ये हो गया ऐसे, तो रोटेशन ऑन एक्स एक्सिस बोला ना, यानी कि ये वाली, इसके पॉइंट चेंज होंगे, इसके ऐसे ही सेम रहने वाले। ठीक है, अब देखो ये इंक्रीज और डिक्रीज कब होगी, ये डिक्रीज कब हो रही है, जब आप क्या कहते हैं प्रोडक्शन कर रहे हो ना इसका, क्या कहते हैं एक्स एक्सिस पे ये जो है ना, मान लो यहाँ पे केस था बटर का, अब कुछ ऐसा हुआ कि जो आपको बटर की प्रोडक्शन के लिए चीजें चाहिए थी ना, वहां पे क्या कहते हैं वो डिग्रेड हो गई, वो वाली टेक्नोलॉजी इसकी प्रोडक्शन के लिए, बटर वाली टेक्नोलॉजी जो है ना वो डिग्रेड हो गई। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है भाई, ये नीचे की तरफ आएगा, और मैंने कहा गन वाली टेक्नोलॉजी सेम है। अब सिमिलर केस में यहाँ पे टेक्नोलॉजी फॉर बटर डिक्रीज, डिग्रेड हो गई, डिग्रेड, इसको डिग्रेड लिखना, टेक्नोलॉजी फॉर बटर डिग्रेड। और यहाँ पे अगर केस उल्टा हो, टेक्नोलॉजी फॉर बटर एडवांस, ज्यादा एडवांस हो गई, तो इस केस में ये इधर की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, रोटेशन थोड़ी राइट की साइड में हो जाएगी, इस केस में रोटेशन थोड़ी लेफ्ट की साइड में हो जाएगी। अब ये उल्टा केस है, यहाँ पे ओरिजिनली मान लो आपका ग्राफ ये था, अब ये चीज फिक्स हो गई, वाई एक्सिस पे चेंज आ रहा है, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पे होगी क्या कहते हैं डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन इन टेक्नोलॉजी फॉर गन, ये गन वाला पार्ट है। ठीक है, और इस केस में क्या कहते हैं एडवांस हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी फॉर गन। तो देख रहे हो आप दोनों टाइप के रोटेशन, रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस ये है रोटेशन फॉर कमोडिटी ऑन वाई एक्सिस, रोटेशन ऑफ कमोडिटी ऑन एक्स एक्सिस। तो ये हो गए आपके दो दो केस, सिंप्लीफाइड मैंने आपको एक फ्लो चार्ट से बता दिया। तो बच्चों आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, हम यहीं पे खत्म करेंगे। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स जो है हमारा खत्म हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टार्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। अगर आपको कुछ भी डाउट हो प्लीज मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन इट। अगर आप पहली बार चैनल को देख रहे हो प्लीज सब्सक्राइब करो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग योर क्लासेस।